एक देश पे जो भी संकट आया है वो यूएस ट्रेड डील से तो आया है। ये कैसा सवाल है कि नया मुद्दा लेके आए हैं? देश में संकट यूएस ट्रेड डील से ही आया हुआ है। और वो तो कह रहे देश हित में है ये डील। देश हित में कैसे है ये डील? जिसमें हमें 50% हमें टैरिफ देना पड़े, वो देश हित में होती है क्या? जहां हमारे किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, वो देश हित में कैसे होगी? लंबे समय से फंसी हुई थी, देखिए अचानक डील हो गई है एकदम। ये अचानक क्योंकि पीएम कॉम्प्रोमाइज है, एप्स्टीन फाइल जैसे निकलने लगी और अचानक से डील हो गई, बिना पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, बिना पार्लियामेंट में बाकी अपने संसदीय दल से बात किए बगैर, अपने कमेटी से बात किए बगैर ये डील साइन हो गई। मोदी की विदेश नीति है, ये देखिए बड़ी मजबूत है। ये कैसी विदेश नीति है? ये विदेश नीति नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज नीति है। किससे कॉम्प्रोमाइज है पीएम मोदी? देखिए अडानी में चल रही हुई केस यूएस में, उसके बाद जो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी और मोदी जी का जो नाम आया है, जो एक दो वीडियो से जो ब्लैकमेल कर दिया गया है ट्रम्प के जरिए, उसके वजह से ये अचानक से साइन हुई डील है। गुरु 56 इंची वाले ब्लैकमेल हो जाएंगे किसी बात? देखिए वो तो स्वयं घोषित विश्व गुरु है, उन्होंने कोई भारत ने या विश्व ने उन्हें विश्व गुरु नहीं कहा है। अगर वो विश्व गुरु होते तो आज हमारे देश की हालत ये नहीं होती, देश में इतनी महंगाई नहीं होती, देश के हित में, देश के किसानों के हित में निर्णय लिए गए होते हैं। मेरे वॉर में सारे जितने भी देश सब परेशान है, इंडिया बिल्कुल स्टेबल खड़ा हुआ। कहाँ स्टेबल खड़ा हुआ है? 64 रुपए गैस बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल डीजल में अभी ये आने वाली है कीमत से 25 दिन का हमारे पास एलपीजी बचा हुआ है। मेरे ग्राउंड पे सब ओके है, बस विपक्षी लोग भड़का रहे हैं। कहाँ ओके? हम भी आम नागरिक है। एक चोला पे ये शक्ति अभियान के पीछे भी हम भी एक आम नागरिक है, हम भी घर चलाते हैं। मैं भी एक मध्यम वर्गीय घर की एक लड़की हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं भी घर चलाती हूँ। मुझे पता है किल्लत आ रही है। ये लोगों को क्या यहाँ पड़ा है, खुशी आ पड़ी है जो इतनी लंबी लंबी लाइन लगा के रखे हुए हैं गैस एजेंसी के सामने। स्मृति ईरानी पहले दिखती थी, अब नहीं बोल रही है। वही तो हम पूछ रहे हैं, मोदी जी कहाँ गई आपकी स्मृति? कहाँ गई है वो? अभी उन्होंने आना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे धरने में आके बैठना चाहिए। 400 रुपए सिलेंडर था तब तो वो बड़ी उचक रही थी, अब आके हमारे साथ बैठना चाहिए उन्होंने। कह रहे हैं कि नंगापन करती है कांग्रेस, खासकर यूथ कांग्रेस। नंगापन कहा है? वो तो खुद नंगे हो चुके हैं। उन्होंने तो खुद शर्टलेस आंदोलन इतना बड़ा किया हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तब खुद के ऊपर उंगली उठती है, तब दूसरी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये मोदी जी को बताइए। मोदी जी से नफरत है? मोदी जी से नफरत नहीं, हम मोदी जी की नीतियों से नफरत कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरह से हमारे देश को और अपने जरिए झुका रहे हैं, यूएस के सामने जो सरेंडर कर रहे हैं, उसके वजह से लोग नाराज है। उसके वजह से बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर गई है कांग्रेस। देश का विरोध कहा है? हम देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देश की एक आम जनता है। यहाँ पे हमारे भी 100 सांसद हमारे भी चुने हुए हैं, हमारी भी सरकार कई राज्यों में है। तो हम हमारे उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी का विरोध, बीजेपी का विरोध इन्हें देश का विरोध नहीं होता है। सरकार का विरोध करना इन्हें देश का विरोध नहीं होता है। अरे अपमानजनक शब्द बोलते हैं, नरेंद्र सरेंडर। बताइए प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? अरे ना, वो तो उनकी पहले से आदत है। उन्होंने तो बोला है ना, प्रियंका जी ने कॉपी लेके बैठ जाइए और बोलते जाइए। उन्होंने देखना, आपने देखना चाहिए आप संसद में क्या क्या बोलते हैं, सोनिया जी के लिए क्या बोलते हैं। गालियां देते प्रधानमंत्री को? हम भर के कौन सी गालियां देते हैं? उनको तो वही काम है। अरे भाई सरकार में बैठे तो गाली खानी पड़ेगी। अच्छा मोदी जी के राज में महिलाएं खुश है? कहाँ खुश है? मैं महिला हूँ, मैं नहीं हूँ खुश। कंगना रनावत तो कह रही है महिलाएं खुश है। कंगना रनावत एमपी बन गई इसलिए वो खुश होंगी, है ना? देश की महिलाएं खुश नहीं है। राहुल गांधी समझ नहीं आए, उन्हें अच्छे व्यक्ति नहीं है, कंगना कह रहे जी। कंगना जी की बात ना ही करे तो ठीक है। कंगना जी पिक्चरों में, बॉलीवुड में ही ठीक लगती थी। झांसी की रानी है वो, भाजपा वाले बताते हैं। वो उनकी स्वयं घोषित रानी होगी। झांसी की रानी का नाम बदनाम ना कीजिए ऐसे बोल के। आप लोग चाहते क्या है मोदी जी से? अरे मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि वो सरेंडर ना करे यूएस के सामने, ट्रम्प के सामने सरेंडर ना करे, और ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील की है वो उसे पीछे लीजिए। अरे दोस्त है उनका, कोई उनको बात बता रहे हैं? अरे भाई दोस्ती अडानी अंबानी दोस्त नहीं। इस देश में 140 कोटि की जनता है, उसके बारे में सोचना है। दोस्त के लिए सरकार नहीं बिठाई है। तो क्या क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं मोदी जी? बोला तो है कि एप्स्टीन फाइल के लिए, अडानी के ऊपर लगे हुए केस के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और न जाने और कितनी फाइल्स उनकी निकलेंगी अगर वो 56 इंच का सीना लेके आगे निकले तो। और मोदी जी तो देश के लिए काम करते हैं ना? कहाँ कर रहे? वो तो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए कहाँ कर रहे? कौन सा परिवार त्यागा है उन्होंने? जो इंसान अपनी बीवी को ना रख सका वो देश को क्या चलाएगा?
आप क्या करने वाले हैं आप लोग? क्यों नहीं, हम हल्ला बोल करेंगे, हम अपना पूरा ताकत के साथ चढ़ेंगे, हमारा काम है, बिल्कुल हम संसद घेरेंगे। पुलिस खड़ी है यहाँ पर। हाँ तो कुछ नहीं, हम डरने वाले थोड़ी है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को ही आगे करता है। आप आर पार के मूड में हैं। जी बिल्कुल, आज पूरे आर पार के मूड में है। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। Who is compromised? PM is compromised. Who is compromised? PM is compromised. Who is compromised? PM is compromised. Roll back, roll back. US ready, roll back, roll back, roll back. US ready, roll back, roll back, roll back. US ready, roll back. जब प्रधानमंत्री दिन रात एक करके काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, आप लोग रास्ता क्यों रोक रही है? हम लोग कहते हैं देश के विकास का काम ही नहीं हो रहा है, जिस तरह की इन्होंने साइन किया ट्रेड डील से। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि किसान विरोधी जो ट्रेड डील है उससे इस देश का विकास हो रहा है? क्या ये सवाल है आप लोगों का? ये सवाल करते हुए भी आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आप कैसा सवाल कर रहे हैं। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर पूरी तरह से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, इस देश को पूरी तरह से बेच के खा गया है मोदी जी। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी देश के विकास का काम कर रहे हैं और हम लोग उनको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है किसानों की आय दोगुनी करने की। अच्छा, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने ट्रेड डील साइन नहीं, क्योंकि आज तक कभी भी कोई भी ट्रेड जो किया जाता है उसमें किसान का जितना भी जो किसान से रिलेटेड जो भी सामान होगा उसका कभी भी ट्रेड डील नहीं किया जाता। तो ये ट्रेड डील ही साइन क्यों की, जिसके अंदर अगर वो आय दोगुनी करने की बात कर रहे हैं तो वो हमें हमारा जो बजट टैक्स है वही अमेरिका से दिलवा के 0% टैक्स पर हम सामान से लेंगे और वो हमें 18% टैक्स हम लोग पे करेंगे। ये किसानों के हित का काम है। इस चीज के लिए हम मोदी जी के लिए गलत के खिलाफ बोले भी ना, और आप लोग हमें ही कह रहे हैं कि हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है डील क्यों किया मोदी जी ने? मोदी जी ने डील इसलिए किया है क्योंकि मोदी जी का कुछ ना कुछ राज उनके पास है। मोदी जी का कुछ ना कुछ ऐसा राज उनके पास है जो खुल जाएगा, मोदी जी की जो सत्ता की कुर्सी है वो उनसे छीन जाएगी। मोदी जी का जो राज है फाइल में छुपा है, इस वजह से मोदी जी जो है अमेरिका के सामने सरेंडर। अरे वो संत आदमी आप लोग बदनाम कर रही हैं। इस तरह के संत आदमी, जिस संत आदमी की पार्टी के अंदर रेपिस्ट बैठे हैं, जिस संत आदमी की पार्टी के लोग महिलाओं से प्रेम करते हैं, जिस संत आदमी की पार्टी में कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को जमानत दी जाती है, उस पार्टी के प्रधानमंत्री का संत कह रहे हैं। देश की सेवा के लिए परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। परिवार को छोड़ा देश की सेवा के लिए नहीं, अपनी कुर्सी के लिए परिवार को छोड़ा, अपनी सत्ता के लिए परिवार को छोड़ा, ना कि देश की सेवा के लिए। अगर देश की सेवा करते तो आज हम लोग इस सड़कों पर नहीं उतरे, इस देश का युवा, इस देश की महिला, इस देश का किसान सड़कों पर नहीं आया। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि यूएस जो ट्रेड डील है उसे वापस ले ली जाए। तमाम लोगों ने बताया कि यूजीसी का जो गाइडलाइन थी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू हुई 2012 में, लेकिन फिर उन्हें अपर्याप्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निर्देश दिया हुकूमत को कि इसमें और बदलाव होने चाहिए ताकि जो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और आदिवासियों के नौजवान छात्र हैं उनको जाति के नाम पर अपमानित न होना पड़े, उन्हें अपमान के मद्देनजर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम न उठाने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये यूजीसी की गाइडलाइन लागू हुई, लेकिन मनोवादी ताकतों को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, जबकि कोई शिकायत भी अभी आई नहीं थी, गाइडलाइन भी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई थी और वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। 24 घंटे के भीतर भीतर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन पर रोक लगा दी और इस देश में केवल वही 10-15% लोग इसका विरोध कर रहे थे जगह जगह, लेकिन कोई भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे कांग्रेस में हों, उनके नेता राहुल गांधी हों, चाहे पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हों, किसी ने भी इस देश में जो पिछड़े, दलित और मुसलमानों की
वोट की दावेदारी करते हैं, किसी ने भी इस बिल के समर्थन में कोई आवाज बुलंद नहीं की। माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने उसी दिन, जिस दिन ये बिल लागू हुआ, उसी दिन आगरा की विशाल महारैली में इस बिल का समर्थन किया और ऐलान किया कि यदि इस बिल पर रोक लगी तो हम पूरे देश में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के छात्रों, नौजवान बच्चों के लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जगह जगह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अभियान चलाया। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली की गई और उसमें भी ऐलान किया गया कि हम इस बिल के गाइडलाइन के समर्थन में हैं और हर हाल में हम इसको लागू करना चाहते हैं, ताकि कोई रोहित, कोई और दूसरे हमारे नौजवान छात्र आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। और ये तो हमने समाज में भी देखा, ये तो केवल यूजीसी का मामला है, यूनिवर्सिटीज का मामला है, छात्रों तक का मामला, लेकिन गांव देहात में और बसों में हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को जाति के नाम पे हिकारत की नजर से देखा जाता। हमें जो भाषा सिखाई गई है गांव देहात में, जो मनुवादी लोग उकसा के जिस भाषा का हमसे प्रयोग कराते हैं, हम सैन समाज के लोगों को नूकट बोलते हैं, प्रजापति समाज के लोगों को कुमट्टा बोलते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों को भंगड़ बोलते हैं। इस तरह की भाषा का जब गांव देहात में, मोहल्लों में इस्तेमाल होता है तो जाति के नाम पर कितना तिरस्कृत होना पड़ता। इस भावना को केवल माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने महसूस किया और महसूस करके इस पे पूरे देश में एक व्यापक माहौल बनाने की कोशिश की। उसी दिशा में हमारे साथियों ने भी कहा कि क्योंकि जाट समाज पिछड़े वर्ग में आता है, हालांकि उनके साथ इस तरह की वारदातें बहुत कम होती हैं, लेकिन राजस्थान से पूनिया जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब धनखड़ साहब हैं, हम में और जो दलित समाज के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 60-70 साल का अंतर है। 60-70 साल पहले जो व्यवहार आज दलित समाज को, उनकी जातियों को जाति के नाम पे हिकारत की नजर से देखना, उन्हें अपमानित करना, इस तरह की घटनाएं और वारदात हो रही हैं। उस तरह की घटनाएं और वारदात खासकर राजस्थान में, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में बहुतायत में देखने को मिली। जाट समाज के लोगों को भी वहाँ खाट पे बैठने की इजाजत नहीं थी, घोड़ी पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी, जूती पहन के मनुवादियों के घरों के आगे से निकलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और बाकायदा कुंभारा आर्य साहब ने इसको लेकर, इस भेदभाव को लेकर, इस छुआछूत की भावना को लेकर वहाँ आंदोलन चलाया। और आंदोलन भी इस कदर, जिस कदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लिए और देश की खासकर महिलाओं के लिए जो कुछ किया, उसी का अनुसरण करते हुए कुंभाराम आर्य साहब ने 200 जूती, चमड़े की जूती बनवाई और उनको बहुत अच्छी तरीके से सरसों के तेल से उनकी पॉलिश की, ताकि वो चरमर चरमर करके चलती बार बोले, उनकी आवाज निकले। और वो जूती पहनकर उन्होंने मनुवादियों के घर के सामने से जाट समाज के लोगों को निकाला और ये संदेश देने का काम किया कि हम गैर बराबरी और भेदभाव इस देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से लेकर फिर वहाँ भरतपुर में जो भाईचारे की रियासत थी महाराजा सूरजमल की उस रियासत में जो कोषाध्यक्ष थे वो जाटव समाज के चंद्रपाल जाटव थे, उनके सेनापति गुर्जर समाज के वीरपाल गुर्जर, उनकी सेना में तमाम जाति बिरादरी के लोग और तमाम पाल और पट्टी के लोग, खाप के लोग शामिल थे।
5-5 कुर्बानियां उस रियासत ने दी, केवल वाल्मीकि समाज की बेटी के मान सम्मान के लिए। एक कुर्बानी गई वीरपाल गुर्जर की, सेनापति की, और महारानी किशोरी के नेतृत्व में जो भरतपुर की रियासत ने, चाहे वो पुष्कर के सरोवर में स्नान करने का मामला हो, क्योंकि उस सरोवर में स्नान करने का अधिकार केवल राजपूत राजा और राजपूत रानियों को ही था, तो महारानी किशोरी ने जवाहर सिंह से कहा कि मैं पुष्कर के सरोवर में स्नान करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बीच में जयपुर का रजवाड़ा है और आप एक सेना की टुकड़ी लेकर चले जाओ, स्नान करके सुबह सुबह वापस आ जाना। तो महारानी किशोरी ने कहा कि मैं कोई पवित्र होने के लिए उस सरोवर में स्नान करने नहीं जाना चाहती। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि जो आन है वो आन टूटे और गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो और उस सरोवर में सबको स्नान करने का हक मिले, अधिकार मिले। महारानी किशोरी गई, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके वहां पर एक घाट बनवाया और उस घाट का नाम रखा भरतपुर घाट, और उस घाट पे लिखवाया कि भरतपुर घाट है। और यहाँ स्नान करने के बाद महारानी किशोरी ऐलान करती है कि इस घाट पर किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी स्नान कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो महारानी किशोरी ने उस आन को तोड़ते हुए गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने का एक अभियान शुरू किया, और उसी अभियान में जब वापस लौट रहे थे तो महाराजा जवाहर सिंह को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा, उनकी हत्या हुई। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आजाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जिस बहुजन समाज को बनाने की बात कर रहे हैं, जिस एकता को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, उसी कड़ी में हम यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। और हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बच्चे हों या जिनकी संरक्षण की जिम्मेदारी हम लोग, हमारी जैसी कौम ले सकती है, उस संरक्षण की जिम्मेदारी जाट समाज के लोगों को लेनी चाहिए। और जो आपके साथ राजनीतिक भेदभाव जिसका जिक्र किया डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने, कि हरियाणा में तो 35/1 होता, ये 35/1 कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए जो माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने जो ये मुहिम शुरू की है, ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है। ये यूजीसी के गाइडलाइन को लागू करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया, ये गैर बराबरी और भेदभाव को इस देश से खत्म करने की एक बहुत बड़ी पहल है। इस पहल को हम लोगों को गांव-गांव, गली-गली, दलितों के बीच में, किसानों के बीच में, पिछड़े वर्ग के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जाके इस मुहिम के बारे में हमें बताना पड़ेगा, ताकि इस मुहिम से गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो। सबको जो भारत का संविधान है, उस संविधान के तहत सम्मान का अधिकार मिले, समान अवसर मिले और इस देश के संसाधनों में उनकी बराबर भागीदारी हो। इस तरह की सोच और इस तरह की विचारधारा को लेकर माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने ये आंदोलन शुरू किया है। और इस आंदोलन के जो लोग आप यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग आप आए हो, आप लोग उस इतिहास के साक्षी बनेंगे कि जब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनबंधु सर छोटूराम, महाराजा सूरजमल साहब, महारानी किशोरी जी, मान्यवर काशीराम साहब के सपनों का भारत बनेगा, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि दिल्ली के मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट में, उसके सभागार में एक सभा हुई थी। उस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी थे, और उस सभा में हम फला लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उस आंदोलन को समर्थन देके और इस देश में गैर बराबरी और भेदभाव को खत्म करने की पहल का समर्थन किया, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो इसलिए इस सेमिनार के महत्व को समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि माननीय सांसद जी भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे, हम लोगों को इस आंदोलन के बारे में विस्तार से बताएंगे। हालांकि हाउस चल रहा था और हाउस से समय निकालकर हमारे बीच में यहाँ पहुँचे,
हम तमाम लोग सुबह से ही लालायित थे कि किस तरह से हमें यूजीसी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी मिल सके ताकि हम आंदोलन के लिए तैयार हो सके और इस मुहिम को आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।